हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी मैं मैराथन लेके आई हूँ आज के इस लेक्चर में। यानी ये लेक्चर ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 1.5-2 घंटे का होगा, जिसमें पूरी की पूरी जो आपकी पेपर 1 की यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो पूरी की पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड में इस यूनिट को इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। सो आप पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर देखिए। ऑलरेडी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड को 21 लेक्चर्स में कवर किया है। पूरी की पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड आपको 21 लेक्चर्स में मिल जाएगी मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट लिंक बनी हुई है, या मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप वहां से उसको पढ़ना चाहते हैं, आप जरूर से 21 लेक्चर्स देख सकते हैं। या अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट एग्जाम में हार्डली कुछ 20-25 दिन बचे हैं और आप चाहते हैं कि वन शॉट आपको एक रिवीजन करनी है, तो आप इस लेक्चर को जरूर से देखिएगा। आपका सारा का सारा रिसर्च एप्टीट्यूड यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 क्वेश्चन आप इजीली पेपर में सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। इन्हीं टॉपिक से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एंड सबसे पहले तो समझते हैं रिसर्च क्या होती है, राइट। मैं लेक्चर बाय लेक्चर ही जाऊंगी, जो मैंने 21 लेक्चर्स में कराया है उसी को मैं इधर मैराथन में लेके आई, ठीक है। बस हम थोड़ा फास्ट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज कुछ चीजें जो तब जरूरी थी और अब इतनी जरूरी नहीं है, उनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही यहाँ, ठीक है। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च मीन्स सर्च फॉर नॉलेज। जनरल अगर टर्म्स में मैं बोलूं तो रिसर्च क्या होती है? सर्च फॉर नॉलेज। जब आप कोई चीज को ढूंढते हैं, नॉलेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज योर रिसर्च इन सिंपल टर्म्स, राइट। लेकिन एक्चुअली रिसर्च क्या होती है? इट इज एन ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट। जो चीजें पहले से पता है, ठीक है, जो नोन है, उससे अननोन की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। हमें कुछ चीजें पता होंगी, राइट। इस नोन चीजों से हम किसके पास जाएंगे? हम अननोन चीज के पास जाएंगे, यानी वो नॉलेज के पास जाएंगे जो हमें पता नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। रिसर्च सिंपली मीन्स क्या होता है? नोन से अननोन की जर्नी को तय करना। जो चीज हमें पता है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज जो हमारे पास ऑलरेडी है, उससे हम उस जगह पे जाते हैं, उस चीज पे जाते हैं जो हमें ऑलरेडी पता नहीं, ठीक है। या अदर वर्ड्स में मैं बोलूं तो रिसर्च क्या है? साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च है फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली एक प्रोसेस फॉलो करके आप क्या करते हो? किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, तो उसे भी हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। आई होप रिसर्च क्या है ये क्लियर है, बेसिक सी बात है ना। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसर्च पे। यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन डिस्कस की हुई थी, है ना, आपके साथ। ये फर्स्ट डिक्शनरी डेफिनेशन थी, देन स्लेसिंगर, और फिर ये थी क्लिफर्ड वुडी, है ना। मैं यहाँ पे आपके साथ ये डेफिनेशन डिस्कस करूंगी। क्यों? उसका रीजन है कि ये डेफिनेशन में ना प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी छुपा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन के बहाने ही आपको प्रोसेस भी करा दे रही हूँ। प्रोसेस फिर से आएगा पीछे, बट क्योंकि यहाँ पे इस डेफिनेशन में भी प्रोसेस ही है, इसलिए मैं जान पूछ के ये डेफिनेशन करा रही हूँ, बिकॉज प्रोसेस से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। आप क्या करते हो? किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो और रीडिफाइन करते हो। रीडिफाइन करते हो यानी उसको बार बार अलग अलग नजरिए से देखने की, अलग अलग तरीके से ढूंढने करने की कोशिश करते हो। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफाइनिंग प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या होता है? फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाना है, यानी एक टेंटेटिव अजम्पशन बनाना, ठीक है, ये चीज ऐसी होगी, वो चीज वैसी होगी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप होता है कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, फिर इवेल्युएटिंग डेटा, फिर मेकिंग डिडक्शंस, यानी आप उसको एनालाइज करते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? आप कंक्लूजन पे आ जाते हो। एंड फाइनली आप क्या करते हो? लास्ट में आप चेक करते हो कि जो आपने यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाया था, क्या वो सच में फिट हो भी रहा है कि नहीं, यानी वो आपका हाइपोथेसिस, वो आपकी अजम्पशन राइट है भी कि नहीं, वो आप आके लास्ट स्टेप पे चेक करते हो, ठीक है। यानी क्लिफर्ड वुडी के हिसाब से रिसर्च सिंपली क्या है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करो, आपको किस बारे में रिसर्च करनी है, फिर उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाओ, टेंटेटिव अजम्पशन लो कि ठीक है ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर क्या करो? डेटा कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो,
डेटा को एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन निकालो एंड कंक्लूजन के बेसिस पे आप बताओ कि आपका हाइपोथेसिस प्रूव हुआ कि डिसप्रूव हुआ। ठीक है, ये होता है रिसर्च एज पर क्लिफर्ड ब्रूडी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे जो कि है फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च कैसी हो? सबसे पहली बात है, एक अच्छी रिसर्च कैसी रहती है? पर्पसिव रहती है। पर्पसिव यानी एक अच्छी रिसर्च का मतलब ये होता है कि उसके पीछे एक मकसद रहता है, एक पर्पस रहता है। जैसे से फॉर एग्जांपल जब कोविड के टाइम पे साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी कोविड की वैक्सीन के लिए, तो वो पर्पस था ना, कोविड की वैक्सीन बनाना ही क्यों चाहते थे, उस पर रिसर्च क्यों चल रही थी, ताकि हम क्या कर सके, ह्यूमन काइंड को बचा सके, लोगों को बचा सके, राइट। तो हर एक रिसर्च का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। बिना पर्पस के आप ऐसे ही कोई भी टॉपिक उठा के रिसर्च करोगे तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग रिसर्च। ठीक है, सेकेंड चीज होती है एक अच्छी रिसर्च की जो है ऑब्जेक्टिव। आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव यानी कोई भी उसमें भेदभाव, कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें बायस नहीं होना चाहिए। यानी आप वो रिसर्च करो, मैं वो रिसर्च करूं, कोई भी पर्सन वो रिसर्च करे तो वो रिसर्च सेम ही रिजल्ट देनी चाहिए, सेम ही ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक अच्छी रिसर्च का एक और फीचर होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी सिंपली मीन्स एक्यूरेसी। वैलिडिटी सिंपली मीन्स एक्यूरेसी। आप जो रिसर्च कर रहे हो वो एक्यूरेट है भी कि नहीं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने वैक्सीन की रिसर्च की, ठीक है, इंडिया में वैक्सीन की रिसर्च हुई, तो उन्होंने क्या किया था, एक्यूरेसी चेक की थी कि ठीक है हमारी वैक्सीन देने के बाद कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है, हमारी वैक्सीन कितना फिट हो रही है ह्यूमन बॉडी के लिए, वो होती है आपकी वैलिड। नेक्स्ट होती है एक अच्छी रिसर्च की खासियत, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी रिपीटेबिलिटी। कहीं ना कहीं आप सेम रिसर्च, सपोज आपने जो रिसर्च की वही रिसर्च सिमिलर मैं करती हूँ, कोई और करता है, तो वो क्या होनी चाहिए, वो रिसर्च सिमिलर रिजल्ट्स देनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बाय डिफॉल्ट नीचे आता है, क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब वो आप फेंक के देखो, मैं फेंक के देखूं, कोई और फेंक के देखे, कोई और इवन कोई और चीज भी आप फेंक के देखो, तो भी रिजल्ट क्या आता है, हर बार सिमिलर आता है कि वो चीज नीचे की तरफ ही खींची हुई आती है। यानी वो रिसर्च कैसी हो गई, लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे हो गया, रिलायबल हो गया, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंटली सिमिलर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर होता है एक अच्छी रिसर्च का लॉजिकल। आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप हर बार उन चीजों पे रिसर्च करते हो जो इनलॉजिकल हो या ऐसे कुछ ऐसी चीजों पे आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो लॉजिकल होना चाहिए, कुछ उसके पीछे ज्ञान साइंस कुछ होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपकी रिसर्च कैसी रहती है, सिस्टमैटिक रहती है। सिस्टमैटिक यानी रिसर्च में आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो। रिसर्च का प्रोसेस क्या है, हम आगे इसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है प्रोसेस से, ठीक है, तो हम वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। यानी पूरा स्टार्ट टू एंड, राइट फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टिल आपका हाइपोथेसिस टेस्ट होने तक, बजट रिपोर्ट बनने तक, सब कुछ आप क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, एक अच्छी रिसर्च कैसे होनी चाहिए, जनरलाइजेबल होनी चाहिए। जनरलाइजेबल यानी आपने जो भी फाइंड आउट किया वो एक लार्जर ऑडियंस तक, लार्जर लेवल तक वो क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। जैसे सपोज मैंने बोला गर्ल्स लाइक मेकअप, तो ये जनरलाइजेबल है ना। ये रिसर्च किसी ने पहले की होगी, ढूंढा होगा कि ठीक है भाई मेजॉरिटी लड़कों को मेकअप पसंद है, इसलिए हम आज की डेट में क्या बोलते हैं कि गर्ल्स लाइक मेकअप, है ना। यानी ये जनरलाइजेबल चीज है। नेक्स्ट कैसी होनी चाहिए आपकी रिसर्च, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट यानी टाइम के हिसाब से राइट होनी चाहिए, है ना। टाइम के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर अभी आप में से कोई कोविड के ऊपर कुछ रिसर्च करेगा तो वो रेलेवेंट है क्या, नहीं। क्यों रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सीधी बात है जो कोविड में हुआ वो उस टाइम पे जो रिसर्च कर रहे थे तब तक सही था, लेकिन अब अगर कोई नॉन कोविड टाइम्स में कोविड टाइम्स की रिसर्च करेगा तो वो सही होगा क्या, वो रेलेवेंट होगा क्या, कोई भी उस पर्सन से रिलेट कर पाएगा क्या, उसकी रिसर्च से रिलेट कर पाएगा क्या, नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आप वो चीज पे रिसर्च करें जो आज का टाइम डिमांड कर रहा है ना। लास्ट एंड फाइनल फीचर है रिसर्च का क्लैरिटी। एक अच्छी रिसर्च कैसे होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। यानी एज ए रिसर्चर मुझे काफी हद तक कुछ चीजें की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ठीक है मैं क्या टॉपिक पे रिसर्च करूंगी, किस तरीके से रिसर्च करूंगी, मेरी सैम्पलिंग क्या होगी, मेरा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूंगी। तो ऐसी कुछ जनरल चीजों का एक माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है आपके एक अच्छे रिसर्च।
आई होप ये टॉपिक क्लियर है। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो कौन सा है, अब यहाँ से लेके सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान से हर एक टाइप को देखेगा, बिकॉज यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। ठीक है, अब कभी किस टाइप से आएगा, कभी किस टाइप से आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 15 से 20 टाइप कवर कराए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे मैं फटाफट आपको अब रिवाइज कराने वाली हूँ इस लेक्चर में, सो जरूर से सारे टाइप्स को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहली टाइप की रिसर्च होती है आपकी फंडामेंटल, या तो जिसको आप बेसिक रिसर्च भी बोलते हो। फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि ये रिसर्च आप सिर्फ किसके लिए करते हो, नॉलेज गेन करने के लिए करते हो। यहाँ पे जो भी आप नॉलेज गेन करते हो, गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है। इससे आप कोई पर्टिकुलर आउटकम या पर्टिकुलर कोई रिजल्ट नहीं लेके आ पाते हो, लेकिन आप बेसिकली इस रिसर्च को करके क्या कर सकते हो, बेसिक नॉलेज किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी डिसिप्लिन का आप लेके आ सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे आप बेसिकली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ नॉलेज जो होगा, जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी में आप क्या करते हो, नई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके सिर्फ एड ऑन कर देते हो बेसिकली। ठीक है, ये फंडामेंटल रिसर्च मेनली किससे कंसर्न है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ थियरी। आप कोई भी जब थियरी क्रिएट करने की बात करते हो, तब वहां पे बहुत जरूरी होता है कि इनिशियल लेवल पे आप क्या करो, उस थियरी से रिलेटेड फंडामेंटल रिसर्च करो, बेसिक रिसर्च करो, तब भी ही आप क्या कर पाओगे, आगे जाके उस थियरी को क्रिएट कर पाओगे, है ना। और ये फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च किसके ऊपर की जाती है, ये की जाती है नेचुरल फिनोमेना के ऊपर, या प्योर मैथमेटिक्स में इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च या जिसको आप बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ रिसर्च पे। सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च जो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च यानी नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का। ऑलरेडी मार्केट में एक प्रॉब्लम है, आप उसका जब सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने मार्केटिंग पढ़ा हुआ जो मैंने अपने बुक्स में पढ़ा था, और मेरे सामने कोई मार्केट में एक्चुअल में प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने जो बुक्स में पढ़ा था, जो समझा था, उस प्रॉब्लम पे मैं उस नॉलेज को अप्लाई करूं और उससे कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाऊं, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च, जहां पे आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। वो पढ़ाई के थ्रू भी हो सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में रिसर्च करके भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, बट बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या है अप्लाइड रिसर्च के, एग्जाम्पल है इसका मार्केटिंग रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल्स है, अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल्स है। मार्केटिंग रिसर्च कैसे, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स क्या होगी, आपके सामने अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है मार्केटिंग में, आप जब उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, यानी आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो। फिर इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होगी, इवैल्यूएशन कब करते हो, जब आपको किसी चीज को चेक करना होता है ना। चेक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी, उसका सोल्यूशन देखोगे, अगर वो सोल्यूशन राइट है, यानी इवैल्यूएशन रिसर्च आपने कैरी आउट कर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है एज अ कंसेप्ट, वो क्लियर है। अप्लाइड रिसर्च का सिंपली मीनिंग क्या है, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढ के बताना। ठीक है, बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर, जो कि है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये रही आपकी अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये रही आपकी ओवरऑल अप्लाइड रिसर्च, और ये जो एक्शन रिसर्च है, ये इस अप्लाइड रिसर्च का सिर्फ एक हिस्सा है ना। अप्लाइड रिसर्च हिस्सा है किसका, सॉरी एक्शन रिसर्च हिस्सा है किसका, अप्लाइड रिसर्च का। अब एक्शन रिसर्च नाम से क्लियर है, अगेन यहाँ पे भी आप क्या करते हो, सोल्यूशन लेके आते हो, लेकिन किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हो। अप्लाइड रिसर्च में भी क्या था, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे थे। एक्शन रिसर्च में भी क्या है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे थे। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, एक्शन रिसर्च में वर्ड याद रखना है आपको, इमीडिएट, इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आई है, उसका इमीडिएट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस टाइम पे एक्शन रिसर्च करते हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई है, उसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो आप उस टाइम पे अप्लाइड रिसर्च करते हो। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप और मैं अभी एक क्लासरूम में बैठे, ठीक है, अब कुछ बैक बेंचर्स हैं जो मस्ती कर रहे हैं, तो सीधी बात है
उनकी मस्ती की वजह से मेरा क्लासरूम डिस्टर्ब होगा, मेरा क्लासरूम डिस्टर्ब होगा, तो मेरा काम है कि मैं क्या करूँ, एक्शन रिसर्च। मेरे सामने इमीडिएट प्रॉब्लम आई है, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो उसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या होगा, मैं उनको अलग अलग बिठा दूंगी भी, है ना। तो मैंने क्या किया, तो इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकाला, उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, और एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च का प्रोसेस, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, प्लान करते हो। सेकेंड क्या करते हो, आप एक्ट करते हो। थर्ड आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। एंड फोर्थ आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, जिसको आप पावर से भी याद कर सकते हो। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये सीक्वेंस आपसे बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं मेरे पेपर 1 के 2023 के, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। इट इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एजुकेशन में स्पेशली इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, वहां पे इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है क्लासरूम लेवल टीचिंग में। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एक्शन रिसर्च क्या है ये क्लियर है। एक्शन और अप्लाइड रिसर्च के बीच का डिफरेंस क्या है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। कैसा सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, है ना। और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, सोल्यूशन चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आई होप ये दोनों टाइप के रिसर्च का डिफरेंस भी आपको क्लियर है। बढ़ते अगले टाइप की रिसर्च के ऊपर, फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी नाम से क्लियर है, एक्सप्लोर करना, है ना। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, जो चीज आपको क्लियरली पता नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको क्लियरली पता नहीं है, उसके बारे में जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसके बारे में जब आप फाइंड आउट करते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नाम पे क्लियर है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है और आप प्रॉब्लम ही ढूंढ रहे हो कि प्रॉब्लम है क्या, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से, बल्कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है तो आपको समझने में थोड़ा बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही सही तरीके से पता नहीं है, और अगर आप किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं समझी हुई रहेगी तो आप उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पर्पस ही यही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को बेटर समझना। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी कंक्लूजन, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते अगले टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर। अगेन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को और एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, हम अगले टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी एज इट इज, कोई चीज जैसी है उसको वैसे का वैसे डिस्क्राइब कर देना। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने बैठ के क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। आप बताते कि ठीक है, मैडम ने आज ये कलर का ड्रेस पहना है, मैडम आज ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, मैडम ने आज ये एग्जाम्पल्स दिए। यानी आपने क्या किया, जो आपने क्लासरूम में देखा समझा वही आप वैसे का वैसे सामने वाले को बता रहे थे। तो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्या बताते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो, जो भी फिनोमेना, जो भी पॉपुलेशन आप जिसको भी स्टडी किया होता है, जिस भी चीज पे आपने स्टडी की हुई होती है, उस चीज को वैसा का वैसा आप लोगों को सामने से बताते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, आप एक पार्टी में गए तो आप क्या बताते हो उस पार्टी की, अगर वो पार्टी अच्छी होगी तो आप लोगों को बता दो वो पार्टी में ऐसा हुआ वैसा हुआ। यानी जो चीज जैसे थी आपने वैसे के वैसे डिस्क्राइब की। ठीक है, यहाँ पे फोकस किसके ऊपर रहता है, व्हाट ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट, एक्चुअल में क्या था उसके बारे में ही यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑलरेडी जो प्रेजेंट डेटा है या फीचर है उसी के बारे में आप क्या करते हो, उसी को आप सिर्फ रिवील करते हो। जो चीज जैसे थी ऑलरेडी आप सिर्फ उसको बता रहे हो दूसरों को, आपने कुछ अलग से रिसर्च नहीं की, कुछ नया नहीं खोजा है। यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी जैसे प्रेजेंट है आप सिर्फ लोगों को वो चीज वैसे बता रहे हो, सिर्फ रिवील कर रहे हो। ठीक है, आई होप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है ये क्लियर है। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, जो कि है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च कौन सा आपका, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है, जब आप क्या करते हो, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे रिसर्च करते हो। आप क्या करते हो, अलग अलग
सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे रिसर्च करते हो एट वन टाइम, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च किया, वो आपने रिसर्च किया से फॉर एग्जांपल 25 साल के लोगों पे, फिर आपने वही रिसर्च किया 30 साल के लोगों पे भी, 35 इयर्स के लोगों पे भी, 45 इयर्स ऑफ एज के लोगों पे भी, 40 इयर्स ऑफ एज के लोग, 45, फिर देन 50, यानी आपने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के ऊपर रिसर्च किया, लेकिन एक ही टाइम पे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। हर किसी की एज अलग है, हर किसी का एज ग्रुप अलग है, लेकिन आपने सारे के सारे एज ग्रुप्स वाले लोगों को क्या किया, सेम टाइम पे स्टडी किया। अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जब आप सेम टाइम पे स्टडी करते हो, तो दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। यहाँ पे सेक्शन एक ही होता है, क्या सेक्शन है आपका, एज ग्रुप। आपने सब एज ग्रुप को ही स्टडी किया है, अलग अलग एज ग्रुप को स्टडी किया है, लेकिन एक ही टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेक्शंस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, है ना, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन एक ही टाइम पे स्टडी हुआ है, आपने उनको एक ही टाइम पे स्टडी किया। फॉर एग्जांपल आपने उनको 2023 में ही स्टडी किया, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है। आई होप क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर, सेवेंथ टाइप ऑफ रिसर्च, जो कि है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्जिट्यूडनल यानी लंबा, है ना, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक बड़े पॉपुलेशन को आप रिपीटेडली स्टडी करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक इंडिविजुअल को स्टडी किया, आपने क्या किया, एक इंडिविजुअल को स्टडी किया, ठीक है। वो इंडिविजुअल जब स्कूल में था, जब वो कॉलेज में आया, जब वो काम करने लगा, वर्क प्लेस पे था आपने, और जब वो रिटायर हो गया, यानी आपने एक ही पर्सन के ऊपर स्टडी किया, है ना, एक ही पर्सन के ऊपर स्टडी किया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए स्टडी किया, तो उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। यहाँ पे स्टडी तो एक ही समय पे एक ही पर्सन पे हुई है, लेकिन लंबे समय तक की गई है, उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। और ये किसका ऑपोजिट है, ये रिसर्च ऑपोजिट है किसका, आपका क्रॉस सेक्शनल का। अब आप में से कोई पूछ सकता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल में डिफरेंस क्या है, तो मैं बता देती हूँ। ये है क्रॉस सेक्शनल और ये है आपका लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल में क्या था, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस थे, ना, अलग अलग सेक्शंस थे। सेक्शंस कैसे थे, सारे के सारे अलग थे। और यहाँ पे क्या है, लॉन्जिट्यूडनल में सेम है, लोग एक ही है ना, यहाँ पे लोग अलग अलग थे। फिर क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में आपका जो टाइम है वो एक है, और यहाँ पे आपका टाइम क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग समय पे आप एक ही पर्सन पे स्टडी करते हो लॉन्जिट्यूड, है ना, तो यही कुछ फर्क है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में क्या था, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, आपने उनको सेम टाइप पे स्टडी किया, तो दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। और लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, एक ही टाइप के लोगों पे आपने क्या किया, एक ही इंडिविजुअल पे अलग अलग टाइम पे स्टडी किया, तो उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर है, क्रॉस सेक्शन क्या है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है। एग्जाम्पल से याद रखिएगा, ट्रस्ट में एग्जाम्पल से अगर आप याद रखते हैं ना, तो ये चीजें हमेशा आपको याद रहे। बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ रिसर्च की तरफ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसकी बात की जाती है, कॉज और इफेक्ट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि है आपका डॉक्टर, या आप उसको मेडिसिन पकड़ लो, और यहाँ पे है आपकी हेल्थ, ठीक है। ये डॉक्टर क्या होगा, ये जो डॉक्टर है ये क्या होगा, ये जो डॉक्टर है ये क्या होगा, कॉज। मेडिसिन या डॉक्टर क्या है, आपका कॉज है, और हेल्थ क्या है, आपका इफेक्ट है ना। सोचिए, अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छी दवाई देगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, यानी कॉज के वजह से इफेक्ट पे
फर्क आता है ना। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की आप बात करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। तो यहाँ पे बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, मेडिसिन, डॉक्टर, है ना। यानी ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हेल्थ क्या हो जाएगी, इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आपकी हेल्थ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके डॉक्टर के ऊपर, आपकी मेडिसिन के ऊपर। जैसे जैसे आप मेडिसिन को चेंज करेंगे वैसे वैसे आप हेल्थ पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो टाइप की रिसर्च होती है जहां पे दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया, किस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। हम मैनिपुलेट कर सकते हैं किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी हम डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, दवाई चेंज कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट हमें किसके ऊपर देखने मिलता है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी हमारी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, आई होप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई एग्जांपल से, और ये भी समझ में आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या होता है, ये भी अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉज इफेक्ट क्या होता है वो भी आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, जिसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो डिमांड और प्राइस, है ना, डिमांड और प्राइस, वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन क्वाजी में, क्वाजी यानी हाफ एक्सपेरिमेंट, क्वाजी यानी हाफ, यानी यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो लेकिन आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यानी यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन रैंडमली नहीं कर रहे हो। रैंडमली यानी यहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे एक तरफ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो, लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट एकदम कंट्रोल्ड वे में जब आप करने की कोशिश करते हो तो उसे हम कहते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हद से ज्यादा बीमार होता है, एकदम मरने की कगार पे होता है, तो डॉक्टर वहां पे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है। क्यों, क्योंकि वो वही मेडिसिन फिर देता है उस पर्सन को जो एकदम उसको श्योर हो कि हाँ ये मेडिसिन से इस पेशेंट को फायदा होगा ही होगा। वहां पे वो कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी दवाई को, है ना। आई होप ये चीज क्लियर है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। बढ़ते अगले टाइप के ऊपर जो कि है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो यानी नाम से क्लियर है, आफ्टर द फैक्ट, कोई चीज होने के बाद, कोई घटना घटने के बाद, कोई फैक्ट घटने के बाद जब आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जैसे एग्जांपल, एक एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उस पर रिसर्च कब करोगे, एक्सीडेंट होने के बाद, है ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब करती है, जब एक्सीडेंट हो जाएगा उसके बाद तो उस पे एक्सीडेंट पे इन्वेस्टिगेशन होगी। एक्सीडेंट होने से पहले इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्या, नहीं। तो एक्सीडेंट पे इन्वेस्टिगेशन होना इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जहां पे आप एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या करते हो, कोई घटना घटने के बाद ही उसके ऊपर रिसर्च करते हो। ठीक है, आई होप ये टाइप क्लियर है एक्स पोस्ट फैक्टो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर जो कि है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है जहां पे आप क्या करते हो, पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हो ताकि आप उनको इंटरप्रेट कर सको, उनके इवेंट्स को समझ सको, कॉजेस समझ सको, उनके इफेक्ट समझ कर सको। यानी यहाँ पे हिस्टोरियन जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है, हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करता है, जहाँ पे वो एक टाइम सीरीज में रिसर्च करता है कि पहले क्या हुआ था, अच्छा इस एरा में क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, और कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से वो क्या करता है, इवेंट्स को समझता है, इंटरप्रेट करता है, और टाइम के हिसाब से उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर देता है। तो दैट इज योर हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नया फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, जो हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, टाइम के हिसाब से समझ के एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करके दे रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ रिसर्च की तरफ जो कि है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, जो डॉक्टर करता है। डॉक्टर आपके ऊपर क्या करता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च करता है। कैसे, वो डिसाइड करता है कोई चीज कितनी बार हुई, उसके हिसाब से कितनी बार हुई, फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को, आपने डॉक्टर को बोला भाई मेरे को बुखार है, डॉक्टर पहले पहले तो आपसे क्वेश्चन ही ये करते कब से है बुखार,
है ना, यानी वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे कि कब से। और ऐसे उसने हजारों क्वेश्चन आपसे पहले भी देखे होंगे जिनको बुखार हुआ होगा कभी ना कभी, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करता है कि ठीक है ये अगर किसको फीवर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, मे बी उसको उसका टेस्ट एकदम टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है, यानी कोई चीज कितनी बार हुई है उस हिसाब से वो अंदाजा लगाता है कि ठीक है अब ये चीज ऐसी ही होगी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर, 13th टाइप ऑफ रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल यानी नाम से ही क्लियर है, ये रिसर्च किसके ऊपर रिलाय करती है, ये रिसर्च रिलाय करती है ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। या तो आप अपने एक्सपीरियंस पे रिलाय करते हो या तो अपनी ऑब्जर्वेशन पे। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं क्लास में खड़ी हूँ, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पाऊंगी कि ठीक है कौन बच्चा कितना ध्यान से सुनता है, नहीं सुनता है, समझता है नहीं समझता है। वो जब मैं आपके साथ एक नंबर ऑफ क्लासेस ले लूंगी तो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा कि ठीक है कौन कितना बच्चा सीरियसली पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, राइट। लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, एम्पेरिकल रिसर्च करेंगे। या मैं वो चीज अपने ऑब्जर्वेशन से भी बता सकती हूँ कि कौन बच्चा कितना ध्यान दे रहा है क्लास में, है ना। एक ही लेक्चर में मैं वो ऑब्जर्व करके भी तो आपका आउटकम बता सकती हूँ। तो वो भी क्या हुआ आपका एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च प्योरली इज बेस्ड ऑन आइदर ऑन ऑब्जर्वेशन और ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर, 14th टाइप ऑफ रिसर्च जो कि है कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे आप रिसर्च क्यों करते हो, क्योंकि आपको कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, कोई डिसीजन करना होता है, यानी यहाँ पे आप डिसीजन जब आपको लेना होता है तो वो होता है आपकी कंक्लूसिव रिसर्च। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको टीवी परचेज करना है, आपको क्या करना है, टीवी परचेज करना है अपने घर के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, पहले मम्मी ढूंढती है, फिर आप एज अ बच्चे, आप अपने घर में बच्चे हो अगर तो उन बच्चों से पूछा जाता है, एंड फाइनली ये सब रिसर्च करने के बाद आप पापा के पास जाते हो, पापा ठीक है देखो हम लोगों ने मिलके ये 2-3 टीवी फाइनलाइज की है, अब आप इनमें से कोई भी टीवी जो आपको बेस्ट लगे, बजट में लगे, आप उसको चूज करो। तो जो पापा रिसर्च करते हैं दैट इज कंक्लूसिव रिसर्च। अब पापा सारी की सारी टीवी नहीं देखेंगे, वो 2-3 टीवी जो आपने सजेस्ट की होगी फाइनली उनमें से पापा डिसाइड करेंगे कि ठीक है आप कौन सी टीवी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। तो दैट इज योर कंक्लूसिव रिसर्च, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ रिसर्च है, इनमें से कोई भी टाइप ऑफ रिसर्च आपसे पूछा जा सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आते हैं, तो प्लीज इसको मिस मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इन चारों 14 के 14 टाइप्स को, ताकि आपको क्या हो सके, क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है रिसर्च का प्रोसेस। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन गारंटीड आता है, यानी 2 मार्क्स तो पक्के हो गए अगर अभी आपने प्रोसेस समझ लिया। प्रोसेस क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, है ना। प्रोसेस क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स। या ये बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, एक आउटलाइन होती है जिसको फॉलो करके आप अपनी रिसर्च को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब रिसर्च का प्रोसेस क्या है, मैं 2 अलग अलग तरीकों से बता रही हूँ, दोनों तरीके आप देख लीजिए। ये रिसर्च का प्रोसेस किसने दिया था, कोठारी और गौरव गर्ग ने दिया था, ठीक है। इनके हिसाब से सबसे पहले तो आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को डिफाइन करो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू करो। थर्ड स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करो। फोर्थ स्टेप क्या होता है, रिसर्च डिजाइन बनाओ। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, डेटा कलेक्ट करो। सिक्स स्टेप क्या होता है, एनालाइज करो। सेवन स्टेप क्या होता है, इंटरप्रेट करके उस डेटा को रिपोर्ट, ठीक है। गौरव गर्ग और कोठारी के हिसाब से रिसर्च का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो स्टार्ट्स विद डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, देन आप उसका लिटरेचर रिव्यू करो, देन हाइपोथेसिस बनाओ, देन आप उसका क्या करो, रिसर्च डिजाइन बनाओ, फिर डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो एंड डेटा को रिपोर्ट करो, रिसर्च की रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। तो ये एक तरीका है रिसर्च की प्रोसेस का, ठीक है। आई होप ये रिसर्च प्रोसेस क्लियर है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको लर्न ही करने पड़ते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड तरीके के ऊपर, ये दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च का प्रोसेस, ये ज्यादा ब्रॉड है और पीछे वाला थोड़ा शॉर्ट है ना। जो हमने कोठारी वाला देखा था ये थोड़ा शॉर्ट वे है, और अभी जो हम देखेंगे रिसर्च का प्रोसेस ये थोड़ा
ब्रॉड है। सबसे पहले पहले तो स्टार्ट किससे होगा? नंबर 1 स्टेप क्या है? सबसे पहले पहले तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, फिर लिटरेचर को रिव्यू करो, फिर हाइपोथेसिस बनाओ, डिजाइन बनाओ। अब डिजाइन के बाद डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं करके आप सैंपल डिजाइन बनाओ, फिर डेटा को कलेक्ट करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, फिर जनरलाइजेशंस करो, एंड फाइनली आप क्या करो? अपना रिपोर्ट या तो थीसिस बुक। यानी ये सोच के देखे तो मोर और लेस रिसर्च प्रोसेस सेम ही, सिर्फ यहाँ पे थोड़े स्टेप्स ऐड ऑन कर दिए, है ना। अब इसको लर्न करना, क्योंकि आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है पता है? यहाँ से ये सीक्वेंस दी जाती है आपको उल्टा पुल्टा करके, और आपको बोलते हैं अरेंज करो लॉजिकल सीक्वेंस में। तो आपको लर्न होगा, समझ में आता होगा, तभी ही आप अरेंज कर पाओगे, ठीक है। आई होप रिसर्च प्रोसेस क्या है ये अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। क्वालिटेटिव रिसर्च, अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च सिंपली मीन्स यहाँ पे आप क्या करते हो? नंबर्स में डील नहीं करते हो, नॉन न्यूमेरिकल रिसर्च होती है। ये रिसर्च कैसी रहती है? ये रिसर्च नॉन न्यूमेरिकल रहती है। यहाँ पे आप क्या करते हो? थियरी को क्रिएट करते हो। थियरी इज क्रिएटेड, यहाँ पे आप थियरी को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अगर क्या करती हूँ, मैं अगर रिसर्च करती हूँ कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, तो वो रिसर्च कैसी है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस में मैं एक नई थियरी बना सकती हूँ, और सेटिस्फेक्शन कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं हो सकता। तो अगेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब ही क्या हुआ? क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ, ठीक है। आई होप क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है शॉर्ट में मैंने समझाया, बट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे क्या है? टाइप से अलग अलग टाइप के क्वालिटेटिव रिसर्च है, इन सबको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, मोस्टली घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एक एक बार पांचों टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है? एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे आप कल्चर को स्टडी करते हो, जहाँ पे आप किसी के कल्चर को स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आई एम अ सिंधी, मैं सिंधी हूँ, ठीक है। अब आप सिंधीज के कल्चर को रिसर्च कर रहे हो कि सिंधीज कैसे पार्टीशन के बाद यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके कैसे अपने बिजनेस सेटअप किए, अमीर से अमीर लोगों में आज सिंधीज का नाम शुमार है, सिंधीज कैसे बिजनेस करते हैं। तो वो सब की अगर आपको स्टडी करनी है, सिंधी लोगों के ऊपर अगर आपको स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनका कल्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, सिंधीज बिजनेस में ही क्यों होते हैं मेजोरिटी, क्योंकि बेसिक सी बात है, सिंधीज हमेशा बिजनेस बैकग्राउंड से रहे, राइट। तो कल्चर के बारे में जब आप किसी की स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। आई होप एथनोग्राफी क्या है वो क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च क्या है आपका? ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी ये जो रिसर्च है, ये किसने दी थी? बार्ने ग्लेसर ने और एंसलेम स्ट्रॉस ने। अब ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे आप क्या करते हो? इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू नई नई थियरीज को डिराइव करते हो फ्रॉम द डेटा। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो? नई से ग्राउंड लेवल से जाके कोई नई सी थियरी को क्रिएट करते हो। ग्राउंडेड थियरी यानी आप बेस से जाके आप क्या करते हो? कोई नई सी चीज को क्रिएट करके आते हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थियरी, ठीक है। अगेन इसको डिटेल दिया हुआ है, बट उतना समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मैराथन में। थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च क्या है? फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी यानी यहाँ पे आप किसी फिनोमिना को स्टडी कर रहे हो, जैसे कि आप किसी की पार्टिसिपेंट की फीलिंग्स को स्टडी कर रहे हो, उनके परसेप्शन को स्टडी कर रहे हो, उनके बिलीफ को स्टडी कर रहे हो, ताकि आप उस फिनोमिना को समझ सको। से फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी देखी, अब मैं देखूं आप सब मूवी आप देख के आए, मूवी के प्रति आपकी परसेप्शन क्या है, फीलिंग क्या है, वो मेरे को बताएगा कि अब मूवी आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, है ना। तो उसे हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी, है ना। जहाँ पे आप क्या करते हो? आप वो चीज स्टडी करते हो जो किसी ने जी है ना। जो चीज आप किसी के एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे हो, आपने मूवी देखी, आपने उस मूवी को एक्सपीरियंस किया, अब आपके एक्सपीरियंस को ही मैं स्टडी कर रही हूँ कि ठीक है आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, नहीं था, कैसा था, वो मुझे आपके बातों से समझ में आ जाएगा, आपकी परसेप्शन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च होती है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? ये आपने अपने मास्टर्स के टाइम पे देखा होगा,
जहाँ पे आपको नैनो, हर्षद मेहता इन सब की आपने केस स्टडीज पढ़ी होंगी जब आप अपने मास्टर्स में होंगे, पीजी कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन। वहां पे क्या होता था, इन डेप्थ में कोई एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक पर्सन के ऊपर में भी, या एक ग्रुप के ऊपर, या एक इवेंट के ऊपर डिटेल में स्टडी कराई जाती है ना। जैसे से फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो के ऊपर अगर हम स्टडी करें तो, या सपोज हर्षद मेहता के ऊपर केस स्टडी होती है ना, तो किसी पर्सन के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर या किसी इवेंट के ऊपर, घटना के ऊपर अगर आप डिटेल में इन डेप्थ में स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल है नैरेटिव। नैरेटिव अगेन क्या है, नैरेटिव इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे आप क्या करते हो, स्टोरी के फॉर्म में, आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टोरी के फॉर्म में आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो रिसर्च को। यानी से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे वैक्सीन वॉर नाम की एक मूवी आई थी, वैक्सीन वॉर करके एक मूवी आई थी, रंजन कुछ अग्निहोत्री करके हैं कोई तो डायरेक्टर, उनकी ये मूवी थी। तो उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन कैसे बनी, ठीक है, और उसमें क्या क्या अड़चने आई, सब कुछ उन्होंने एक स्टोरी के फॉर्म में, एक मूवी के फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया था इस मूवी के थ्रू, राइट। तो वो क्या होती है, नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च रिटर्न भी हो सकती है और वर्बल ओरल भी हो सकती है ना। रिटर्न कैसे, वैक्सीन वॉर एक बुक के ऊपर बनी थी, कुछ वायरल करके कुछ बुक थी, कुछ बुक के ऊपर बनी थी, मुझे बुक का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। या तो आप उसको स्टोरी के फॉर्म में पर्दे पे प्रेजेंट कर दो, है ना, तो वो होता है आपका नैरेटिव। ठीक है, आई होप ये 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आपको क्लियर है ना। कौन कौन से थे पांचों, फटाफट से रिवाइज करें पांचों के पांचों। एथनोग्राफी था, है ना, एक बार पांचों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, है ना। चलो फटाफट इनके कीवर्ड्स लिख लेते हैं। एथनोग्राफी मतलब कल्चर की स्टडी, ग्राउंडेड थियरी मतलब आप नई नई चीजें, न्यू चीजें कुछ इन्वेंट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। फिनोमिनोलॉजी यानी किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को स्टडी करना, कोई चीज हुई है उसको स्टडी करना। केस स्टडी मतलब इन डेप्थ स्टडी करना, डिटेल में जाके किसी चीज को स्टडी करना। और नैरेटिव मतलब स्टोरी के फॉर्म में अपनी रिसर्च को बताना। ठीक है, आई होप पांचों टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं पहले, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, फिर हम इसका डिस्टिंग्विश देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है और हमेशा आप एज ए स्टूडेंट इस टॉपिक पे कंफ्यूज रहते हो, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा आज एकदम। ठीक है, पॉजिटिविज्म ये जो टर्म है ये कौन लेके आया था, ऑगस्ट कॉम्टे करके एक पर्सन है, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या होता है, यहाँ पे ये बिलीफ है जिसमें आप क्या करते हो, वी शुड नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट कैन बी सीन। जो चीज जितनी दिख रही है आप उसी पे रिलाई कर रहे हो, उसके बाहर जाके हट के कुछ नहीं करते हो आप। यहाँ पे जो चीज दिख रही है, जो चीज आपके सामने, आप सिर्फ उसको ही बिलीव करते हो। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि आप क्या करते हो, पर्सपेक्टिव इज दैट नॉट एवरीथिंग इज कंप्लीटली नोएबल। जो चीजें नहीं दिख रही, जरूरी नहीं है जो चीज नहीं पता है वो नाम पता है तो वो होगी नहीं, है ना। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं भूत प्रेत, भूत प्रेत है क्या, तो आप में से कोई लोग बोलेंगे हाँ, कोई लोग बोलेंगे नहीं, है ना। लेकिन इस पे अगर रिसर्च करेंगे तो दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। जरूरी नहीं है अगर आपको भूत प्रेत नहीं दिख रहा है तो भूत प्रेत होंगे ही नहीं, होते भाई। ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसे रियलिटीज हैं जो ये प्रूव करती है कि हाँ भूत प्रेत भी होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो दैट इज योर पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो आइडिया को कि कोई भी पर्सन क्या करेगा, सब कुछ जैसे का जैसा है वो देख सकेगा, है ना। यानी यहाँ पे आप बियॉन्ड जाते हो, जो चीज दिख रही है वो तो ठीक है, उसके बियॉन्ड जाके आप देखने की कोशिश करते हो क्या चीजें नहीं दिख रही है, क्या चीजें नहीं पता है, वो चीजें भी आप पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हो। यहाँ पे आप बेसिक से आगे बढ़ते हो, जो चीज पता है उसके बियॉन्ड जाके कुछ जो नहीं पता है उसको खोजने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब पॉजिटिविज्म को पोस्ट पॉजिटिविज्म को ना हम डिस्टिंग्विश से समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, डिडक्टिव रहता है। डिडक्टिव यानी
जनरल से आप किसी पर्टिकुलर चीज पे आते हो, जैसे जनरली मैंने बोल दिया कि ऑल गर्ल्स लाइक मेकअप, फिर मैं पर्टिकुलरली बोल सकती हूँ रिया को भी मेकअप पसंद होता है, यानी मैं जनरल से पर्टिकुलर चीज के ऊपर आ गई। जो चीज जैसी है उसको सिर्फ वैसे का वैसा, जो जैसा था, जो दिख रहा है रियलिटी में, हम उसी को देख रहे हैं, है ना। जो दिख रहा है, जो सीन है, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो चीज हमें नहीं दिख रही है उसको भी हम ढूंढ रहे हैं, है ना। यानी ये कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हो, नई नई थियरीज क्रिएट करते हो, नई नई बातें क्रिएट करते हो। पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है, क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स में रहता है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, क्वालिटेटिव रहता है, यानी नॉन न्यूमेरिकल रहता है ना। अभी अभी हम पढ़ के आए थे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, उसके 5 टाइम्स भी पढ़ के आए। पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव यानी जो चीज जैसी है, जो आपने देखी है, उसको ऑब्जेक्टिव बिना किसी बायस के, यहाँ पे आप क्या करोगे, नो बायस, कोई बायस नहीं, कोई भेदभाव नहीं करोगे। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या हो जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, यानी यहाँ पे आप बायस कर सकते हो। क्यों, कि कोई चीज जब देखी ही नहीं है आपने, जो चीज नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं है, तो आप उसमें बायस बना सकते हो, कुछ भी भेदभाव कर सकते हो। जैसे आपने भूत देखा है, मैंने नहीं देखा है, ठीक है, तो अब आप कुछ भी बायस बना सकते हो ना, आप कुछ भी झूठ मूठ भी कहानी बना सकते हो ना मेरे लिए भी, है ना। देन पॉजिटिविज्म कैसे रहता है, साइंटिफिक रहता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म ह्यूमैनिस्टिक रहता है। पॉजिटिविज्म कैसा रहता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक पर्टिकुलर वे में रहता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे आप उन चीजों को स्टडी कर रहे हो जो पता ही नहीं है ज्यादा, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर तरीके से स्टडी नहीं हो सकती, इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड। पॉजिटिविज्म को आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि जो चीज है, देखी हुई है, समझी हुई है, लोगों को पता है, उसको कंट्रोल करना आसान है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म अनकंट्रोल रहेगा, ऑब्वियस है। पॉजिटिविज्म किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर। प्रोबेबिलिटी को आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो, यानी यहाँ पे आपको इक्वल चांस मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इक्वल चांस मिलता है सैंपल में सिलेक्ट करने का। अब ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, किसी मैराथन में आगे जाके आएगा वो टॉपिक, तब मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। बट शॉर्ट में समझाने के लिए आप याद रखें, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपली मींस यहाँ पे आपके सैंपल को इक्वल चांस मिलता है, ठीक है, आपके सैंपल में सिलेक्ट होने का, पॉपुलेशन, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मींस यहाँ पे इक्वल चांस नहीं मिलता, ठीक है। ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो चीज जैसी है वो एक्चुअल में हो। और एक क्रिटिकल रियलिटी, यहाँ पे आप रियलिटी खुद से बना रहे हो कोई चीज, है ना। आई होप अब पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म एकदम क्लियर हो गया। पॉजिटिविज्म वो है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो ऑलरेडी पता है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म वो है जो आपको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, आप उसको खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पे आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। कि आपको कोई चीज पता है तो आप उसको वेरीफाई करोगे, यहाँ पे कोई चीज पता ही नहीं है तो आप उसको क्रिएट करोगे, ठीक है। आई होप अब आपको ना कभी भी लाइफ में पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म का डिस्टिंग्विश में, कभी डिफरेंस में या कभी मीनिंग में कभी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बड़े अगले टॉपिक की तरफ। चलो, पॉपुलेशन क्या होता है, एंटायर ग्रुप जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। सैंपल क्या होता है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ये रहा आपका ओवरऑल पॉपुलेशन, और सैंपल उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता है, एक सबसेट होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट्स पे स्टडी करना है, तो मेरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर माय पॉपुलेशन। उसमें से जो स्टूडेंट आज प्रेजेंट होंगे उनसे मैं डेटा अगर कलेक्ट करती हूँ तो वो लोग क्या बन जाएंगे, सैंपल बन जाएंगे, ठीक है। सो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करते हो टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। जैसे मेरी पूरी पॉपुलेशन क्या थी, सारे के सारे मेरे कॉलेज के बच्चे, है ना, सारे के सारे मेरे कॉलेज के बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। उसमें से मैंने सैम्पलिंग कैसे की, जो आज प्रेजेंट थे कॉलेज में, मैंने उनमें से डेटा कलेक्ट,
तो ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी पॉपुलेशन और ये हो गया सैंपल, और पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज करने को ही हम बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है, आई होप सैंपलिंग क्या है अब क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मुद्दे के टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स या तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। बेसिकली दो मेथड्स हैं। ठीक है, कौन से हैं वो दो मेथड? एक है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको आप रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हो। दूसरा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको आप नॉन रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हो। अब ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आता है। पक्का मतलब पक्का आता है, तो बहुत जरूरी है आप प्रोबेबिलिटी के भी सारे टाइप समझो, नॉन प्रोबेबिलिटी के भी सारे टाइप समझो। पहले तो हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और फिर हम इसके एक एक टाइप को भी समझेंगे डिटेल में। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी प्रोबेबिलिटी से टाइप से पूछा जाता है, कभी नॉन प्रोबेबिलिटी से, तो आपको दोनों भी आने चाहिए, दोनों का हर एक मेथड आना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आपके पॉपुलेशन को इक्वल चांस मिलता है टू गेट सिलेक्टेड इन अ सैंपल। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने तो सबको इक्वल चांस ही दिया ना। क्या किया मैंने, मेरे को अगर सपोज किसी मूवी का रिव्यू लेना था, तो मैं रिव्यू लेने के लिए कहाँ पे गई, मैं किसी थिएटर के बाहर चली गई, तो थिएटर में जो भी लोग पिक्चर देखने गए थी, तो मैंने उन सबको क्या किया, इक्वल चांस दिया कि हाँ भाई उनमें से जो बाहर निकलेगा मैं उनसे पूछ लूंगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल चांस मिल गया। सारे के सारे लोग जो मूवी देखने आए थे उनको इक्वल चांस मिला है कि वो लोग क्या दे सकते हैं, मुझे उस मूवी का रिव्यू दे सकते हैं। राइट, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको क्या मिलता है, इक्वल चांस मिलता है। रैंडमली आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप क्या करते हो, किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, जानबूझ के किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल में टीचर्स करती थी, है ना, मॉनिटर्स को ही बनाती थी जो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता था। स्कूल में क्या करती थी, टीचर मॉनिटर्स को बनाती थी जो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता था। तो वो क्या हो गया, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। लेकिन वही अगर टीचर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करे, तो मॉनिटर बनने के लिए सारे स्टूडेंट्स को चांस दे सकती है ना, सारे स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस है। अदरवाइज अगर वो फेवरेटिज्म नहीं करे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिल जाएगा कि वो मॉनिटर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन रैंडमली होता है, यहाँ पे बायस के साथ होता है, भेदभाव के साथ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिक्स्ड है, नोन है, सबको पता है, सबके पास इक्वल चांस है मॉनिटर बनने का। यहाँ पे सबको पता है, किसी के पास भी इक्वल चांस नहीं है। क्यों? सबको पता है जो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होंगे, 2-3 उनमें से ही कोई बनने वाला है ना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कंफ्यूजिव रहती है, आपको पहले से पता रहता है कि ठीक है हम में से ही कोई सिलेक्ट हुआ, यानी फिक्स है हम में से ही कोई होगा। और नॉन प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है, एक्सप्लोरेटरी रहती है। क्यों? कि यहाँ पे आपको पता है कि ठीक है ये 2-3 स्टूडेंट्स है, इन दोनों तीनों में से ही कोई होने वाला है, तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन दोनों तीनों में से कौन होगा। इसको आप टेस्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। ये कैसी रहती है, अनबायस्ड रहती है, कोई भेदभाव नहीं है ना। यहाँ पे तो टीचर ने भेदभाव कर दिया ना पहले से। ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि अनबायस्ड है, और ये बायस्ड है इसलिए क्या बन गई, सब्जेक्टिव बन गई, है ना। अब टीचर बदल दे अगर हम, तो मॉनिटर भी बदल जाएगा, है ना, तो सब्जेक्टिव हो गया। जिस टीचर को जो स्टूडेंट पसंद होगा उसके हिसाब से वो मॉनिटर चेंज कर दे। ठीक है, आई होप प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का डिफरेंस क्लियर है। प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वल चांस मिलना सैंपल में सिलेक्ट होने का, और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वल चांस नहीं मिलना सैंपल में सिलेक्ट होने का। ठीक है, भेदभाव करना बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, जो कि है मेथड्स या तो टाइप्स ऑफ सैंपल। अब यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी से भी नॉन प्रोबेबिलिटी से भी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कितने मेथड्स हैं, 4। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। वैसे ही नॉन प्रोबेबिलिटी में कितने मेथड्स हैं, 4। कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। अब आपसे पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से भी, तो बहुत जरूरी है आप दोनों के प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को एक एक मेथड को डिटेल में समझे। हर एक मेथड इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मैं एक एक करके आप प्रोबेबिलिटी के भी मेथड समझाऊंगी, एक बार प्रोबेबिलिटी हो जाए फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के भी समझाऊंगी। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कितने मेथड्स है, 4। सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। देखते हैं एक एक करके।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप सब स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स, आप सबको मैं इक्वल चांस दे रही हूँ क्या, मॉनिटर बनने का, ठीक है। अब रैंडमली मैं बिना किसी भेदभाव के रैंडमली किसी को भी उठा के क्या कर देती हूँ, मॉनिटर बना देती हूँ, तो वो हो जाता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे लॉटरी में होते है ना, जहाँ पे आप क्या करते हो, सिंपली कोई भी एक पर्ची निकालते हो बाउल में से, जो पर्ची निकली उसका लॉटरी लग गया, सिंपल, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, दैट इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। आई होप ये तो बहुत इजी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटास। आप पूरी पॉपुलेशन को, ये रही आपकी पूरी पॉपुलेशन, आप इसको क्या कर रहे हो, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करो, सारे ग्रीन कलर के जो ग्रीन यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स है वो एक तरफ, सारे रेड यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स एक तरफ, सारे जो येलो यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स है एक तरफ, और सारे जो पिंक यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स है एक तरफ। आपने क्या किया, जो पूरी पॉपुलेशन थी, सारे के सारे बच्चे थे, तो उनके यूनिफॉर्म के कलर के हिसाब से आपने क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और ये ग्रुप्स विद इन क्या है, होमोजीनियस। अब आप क्या करते हो, रैंडम सैंपल्स लेते हो इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। अब आप इनमें से क्या करते हो, रैंडमली हर एक ग्रुप में से क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सपोज आपने ग्रीन में से 5 सिलेक्ट किए, रेड में से भी 5 सिलेक्ट किए, येलो में से भी 5 बच्चे सिलेक्ट किए, और पिंक में से भी 5 बच्चे सिलेक्ट किए, तो दैट इज योर स्ट्रैटिफाइड सैम्पल, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल याद रहेगा आपको। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर क्लस्टर सैम्पलिंग में भी क्या करते हो, आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो इनटू स्मॉलर ग्रुप्स नोन एज क्लस्टर्स, ठीक है। आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो, ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल पूरी इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी इंडिया है। अब मैंने आपको डिवाइड कर दिया महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में, गुजरात में, ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब किसी एक स्टेट को ही जब पूरा का पूरा पिक करूंगी, तो दैट इज योर क्लस्टर सैम्पल, ठीक है। अब इसका ना डिफरेंस कैसे समझेगा, आपने से बहुत सारे बच्चों ने सुन तो लिया, लेकिन आपको लगेगा मैम स्ट्रैटिफाइड भी सेम था, क्लस्टर भी सेम था, दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क ये, इस चार्ट को देखिए, इमेज को देखिए ध्यान से, इधर है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इधर है क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या आते हैं, सारे बच्चे थे, आप सब बच्चों को मैंने कलर्स के हिसाब से डिवाइड किया, ये ब्राउन वाले, ब्राउन यूनिफॉर्म वाले, ये ब्लू यूनिफॉर्म वाले, ये पिंक, ये ऑरेंज, ये सब अलग अलग कलर्स के हिसाब से, आपकी यूनिफॉर्म के कलर के हिसाब से मैंने आपको डिवाइड किया, और इंडिविजुअली आप में से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट किया, कुछ इनमें से सिलेक्ट किया, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, दैट इज योर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यानी हर एक स्ट्रैटा में से आपने क्या किया, सिलेक्ट किया सैंपल। और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, यहाँ पे आपने क्या किया, सारे के सारे इंडिया को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया। सपोज ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, है ना, ये दिल्ली, ये आपका कोई भी और स्टेट, जैसे सपोज केरला। अब आपने 6 स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे स्टेट्स पिक कर रहे हो। सपोज आपने महाराष्ट्र पिक किया, दिल्ली पिक किया, यानी आप पूरा का पूरा स्टेट ही पिक कर रहे हो। यहाँ पे क्या था, हर एक में से कुछ 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 ले रहे थे, यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा क्लस्टर ही पिक कर रहे हो, पूरा का पूरा एक ग्रुप ही पिक कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। आई होप डिफरेंस क्लियर है। ये विद इन द ग्रुप सेम है, स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, विद इन द ग्रुप, विद इन में आप सेम हो, सब सेम है ना, अंदर एक ग्रुप में तो आप सब सेम हो, सब ब्राउन हो, इधर सब ब्लू हो, इधर सब पिंक हो, है ना। और आउटसाइड द ग्रुप आप डिफरेंट हो, है ना, आउटसाइड द ग्रुप आप क्या हो, डिफरेंट हो। और अगर मैं इसकी बात करूं क्लस्टर की, तो क्लस्टर में क्या होता है, विद इन द ग्रुप आप डिफरेंट हो। कैसे, महाराष्ट्र में भी तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, कुछ गुजराती रहते होंगे, कुछ सिंधी रहते हैं, कुछ मारवाड़ी रहते हैं, कुछ मराठी लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन आउटसाइड द ग्रुप आप सेम हो,
आप सारे के सारे लोग कहलाए तो क्या जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो ना, है ना। अगर मैं सिंधी होके महाराष्ट्र में रहती हूँ, कोई मराठी होके महाराष्ट्र में रहते हैं, तो दोनों को बोलते तो है ना कि ये लोग महाराष्ट्र के है ना। आई होप अब डिफरेंस क्लियर है। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बेसिकली आपका काम बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है, आप अलग अलग लेवल्स पे क्या करते हो, सैंपल को सिलेक्ट करते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्या चेक करना है, मुझे अगर चेक करना है कि हमारे स्कूल का बेस्ट सिंगर कौन, बेस्ट सिंगर का अगर कंपटीशन है से फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया में से बेस्ट बच्चे सिलेक्ट करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक रियलिटी शो में भेज देंगे। सपोज इंडियन आइडल पे डाल दिया उनको। अब इंडियन आइडल वाले जज करेंगे कि वो एक बेस्ट सिंगर इंडिया का कौन था जो क्या कर रहा था, पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट होगा। तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टी स्टेज सैंपल। आपको बेस्ट सिंगर ढूंढना था पूरे इंडिया में से, आपने क्या किया, पहले इंडिया में से कुछ लोगों को ढूंढा जो बेस्ट थे, उनको इंडियन आइडल में लेके, फिर इस इंडियन आइडल में भी आपने क्या किया, और अगेन इनमें से भी सबसे बेस्ट ढूंढा, यानी अलग अलग लेवल्स पे जाके आपने क्या किया, सैम्पलिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के चारों मेथड्स आई होप आपको क्लियर है। अब पांचवा मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, जो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे हर केस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हो। जैसे मैंने बोला कि सपोज आप 100 बच्चे बैठे हो क्लास में, एन कितना है मेरा 100, 100 बच्चे बैठे, के क्या है मेरा सपोज 5, हर फिफ्थ बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगी। हर कौन से बच्चे को सिलेक्ट करूंगी, फिफ्थ को, यानी जो बच्चा फिफ्थ पे बैठा होगा, फिर 10th पे बैठा होगा, 15th पे बैठा होगा, 20th पे बैठा होगा, उन सबको ऐसे कर करके मैं क्या करूंगी, टोटल 100 तक जाऊंगी। जो स्टूडेंट हर फिफ्थ पे बैठा होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। तो दैट इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहाँ पे आप एक सिस्टम के हिसाब से सैंपल करो। ठीक है, वो सैंपल कोई भी नंबर हो सकता है, फिफ्थ हो गया, 10th हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसी हिसाब से आप आगे सैंपल चूज करें। आई होप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सारे मेथड्स क्लियर है जो हमने समझे थे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर क्या है, मल्टी स्टेज क्या है, और एक और था सिस्टमैटिक, फिफ्थ वाला, है ना। आई होप ये पांचों के पांचों आपको क्लियर है। बढ़े आप नॉन प्रोबेबिलिटी पे। अब आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वल चांस नहीं देना, है ना, यानी भेदभाव करना, बायस करना, है ना। अब इसके भी चार मेथड्स है। सबसे पहला तो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा है जजमेंट सैम्पलिंग, फिर है कोटा, फिर है स्मूथ। एक एक करके चारों को समझते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी तो मेरे हिसाब से बहुत इजी हो जाता है समझना, है ना। सबसे पहला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, कन्वीनियंस के हिसाब से जो चीज आपके सबसे नजदीक है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि मेरे लेक्चर से कौन सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है, मुझे चेक करना है स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं। तो आप में से जो स्टूडेंट मेरे से सबसे क्लोज बैठा होगा, मेरे टेबल के सबसे आगे बैठा होगा, मैं क्या करूंगी, उन स्टार्टिंग के फ्यू बेंचेस के बच्चों से पूछ लूंगी कि भाई बता दो कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। तो मैंने क्या किया, कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट किया। ठीक है, दैट इज योर कन्वीनियंस सैंपल। दूसरा आता है आपका जजमेंट सैम्पलिंग या तो पर्पसेस सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी जजमेंट देते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल जो डांस रियलिटी शोज रहते हैं, जैसे डांस इंडिया डांस पकड़ लो, तो वो क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग ही तो है ना। क्यों, क्योंकि 3-4 जजेस बिठाए रहते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं कि ठीक है इनमें से कौन सा बेस्ट डांसर है ना। तो आपने जजमेंट किया, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने जजमेंट पास। क्या आपका पर्पस था कि सबसे बेस्ट डांसर ढूंढना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टाइल का, इस पर्टिकुलर फॉर्म का बेस्ट डांसर ढूंढना है। उस हिसाब से आपने अगर सिलेक्ट किया किसी बच्चे को, तो वो क्या हो गया, वो भी अगेन हो गया पर्पस। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, पर्पस सैम्पलिंग। या तो आपका पर्पस क्लियर होगा या तो आप जजमेंट के हिसाब से लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, पहले से ही कोटा फिक्स्ड है। जो कोटा होता है आपका वो पहले से ही फिक्स्ड होता है।
जैसे से फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इधर आरक्षण होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं ना जॉब्स में या कहीं पे भी रिजर्वेशन है ना, एससी कैंडिडेट्स को इतनी जॉब्स मिलेगी। अगर 100 सीट्स खुलती हैं तो से फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 100 सीट्स खुलती हैं तो उसमें से एससी को कितनी मिलेंगी, एससी वालों को मिलेंगी भाई 20, एसटी वालों को मिलेंगी भाई 20, ओबीसी वालों को मिलेंगी भाई 30, है ना, बाकी जनरल वालों को मिलेंगी जो भी बच गए, है ना। तो रिमेनिंग बैलेंस जो भी है वो जनरल वालों को मिलेगी, यानी कोटा फिक्स है, 100 सीट खुलेंगी तो उसमें से ये इनको ही मिलने वाला है ना। तो दैट इज योर कोटा सैंपलिंग, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप चेन रेफरल को यूज करते हो। अब यहाँ पे क्या करते हो, चेन रेफरल को यूज करते हो। जैसे अगर मेरे को पता करना है कोई ड्रग एडिक्ट है ना, कोई ड्रग एडिक्ट है, मुझे पता करना है कि और कौन है जो ड्रग एडिक्ट है, तो मैं एक ड्रग एडिक्ट से पूछूंगी कि भाई तू बता और कौन पर्सन है जो ड्रग पीते है, तो वही मेरे को बताएगा कि दूसरा कौन है, दूसरे से तीसरे का पूछूंगी, तीसरे से चौथे का पूछूंगी, तो उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जय हो मूवी। जय हो मूवी में वो सलमान खान का डायलॉग था ना, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप आगे 3 की मदद करना, उन 3 को बोलना आगे और 3 की मदद करें, वो 3 को बोलना आगे और 3 की मदद करें, ऐसे करके वो चेन बनाते जा रहे हैं। तो दैट इज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहाँ पे आप रेफरेंस करके या आप एक चेन क्रिएट करके क्या कर रहे हो, आप अपनी सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के चारों मेथड्स क्लियर है। आप कन्वीनियंस क्या होता है, जजमेंट क्या है, कोटा क्या है, स्नोबॉल क्या है ना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों में से या दोनों पे एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी के मेथड्स के ऊपर भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के मेथड्स के ऊपर भी और नॉन प्रोबेबिलिटी के मेथड्स के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत जरूरी है आपको ये सब हर एक मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है आपका नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। पहले तो समझते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव अजम्पशन, हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव अजम्पशन। आप टेंटेटिव फिलहाल के लिए कोई चीज को अज्यूम करते हो तो दैट इज योर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब ही क्या होता है, नल ही मतलब नो, है ना, नल का मतलब ही क्या हुआ, नो, यानी यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कोई रिलेशनशिप नहीं, तो उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। जैसे मैं बोलूं किसी पर्सन की इनकम और किसी पर्सन का से फॉर एग्जांपल बिहेवियर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, है ना, यानी नल हाइपोथेसिस। वैसे ही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका एग्जाम ऑपोजिट होता है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी दो वेरिएबल्स के ऊपर या किसी दो फिनोमेना के बीच में क्या करते हो, कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो, जैसे कि इनकम और आपका परचेजिंग पावर, दोनों रिलेटेड है ना, जितनी आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से ही आपका परचेजिंग पावर होगी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसको आप डिस्प्रूव करना चाहते हो, इसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, यानी एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को आप क्या करना चाहते हो, रिजेक्ट, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप हमेशा क्या करना चाहते हो, एक्सेप्ट। नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट किया जाता है, H0 से। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट किया जाता है, H1 भी लिखते हैं कई बार, HA भी लिखते हैं, या कई बार H अल्फा भी लिखते हैं, ठीक है। आई होप अब क्लियर है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको डिनोट किससे किया जाता है, H0 से, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस है, जहाँ पे आप क्या करते हो, दो वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते हो, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते हो, उसको हम डिनोट करते हैं H1 से या H3 से, ठीक है। आई होप नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ये क्लियर है। अब आता है आपका टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ठीक है।
इन दोनों को ना मैं एक चार्ट से समझा देती हूँ, सिंपल। आप डिटेल में चाहे तो लेक्चर में देख सकते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब डिटेल में चाहो तो नल क्या, टाइप 1 क्या है, डिटेल में टाइप 2 क्या है, वो वहां से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में इस चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि हम मैराथन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप शॉर्ट में समझिए। अगर डिटेल में देखना है तो रिसर्च एप्टीट्यूड के 21 लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके देख लो। H0 यानी नल, है ना। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस कैसे है, ट्रू है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस कैसे है, फॉल्स है। यहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हो, और यहाँ पे आप फेल टू रिजेक्ट यानी एक्सेप्ट करना चाहते हो, है ना। यहाँ पे ट्रू है नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन, ठीक है। अब सोच के देखिए, कोई चीज ट्रू थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई चीज राइट थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई चीज राइट थी, फिर भी आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, कोई चीज राइट थी, कोई चीज ट्रू थी, फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो दैट इज योर टाइप 1 एरर। सिर्फ आपको याद रखना है, राइट था, रिजेक्ट कर दिया। सोच के देखिए, आपके लिए कोई लड़का राइट था जिससे आप शादी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, अपने राइट लड़के को भी रिजेक्ट कर दिया, तो दैट इज योर टाइप 1 एरर, ठीक है। इसका कॉन्ट्ररी क्या होता है, टाइप 2 एरर। इसका कॉन्ट्ररी क्या होता है, टाइप 2 एरर। कोई चीज फॉल्स थी, कोई चीज रॉन्ग थी, फॉल्स थी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोई चीज फॉल्स थी, लेकिन आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कोई लड़का आपके लिए गलत था, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, उससे शादी करना मंजूर कर लिया, तो दैट इज योर टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या था, राइट था, रिजेक्ट कर लिया। टाइप 2 क्या था, रॉन्ग था, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों करेक्ट डिसीजन है। कैसे, कोई चीज फॉल्स थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, तो राइट है ना, सही डिसीजन लिया मैंने। और कोई चीज ट्रू थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो भी सही डिसीजन है मेरा, है ना। तो ये दोनों तो सही है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, टाइप 1 और टाइप 2 में। आप सिर्फ याद रखिएगा, टाइप 1 क्या था, राइट था, रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 क्या है, रॉन्ग था, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। बस इतना याद रखिए, खत्म। टाइप 1 टाइप 2 एरर आपके लिए यही था, पेपर में भी यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, इसी चार्ट से क्वेश्चन बनता है हर बार। बस आपको अगर ये राइट है, राइट था, रिजेक्ट कर लिया, टाइप 1 एरर, रॉन्ग था, एक्सेप्ट कर लिया, टाइप 2 एरर, तो आप इजीली समझ पाएंगे तो पेपर में क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 2 एरर को बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। जो चीज फॉल्स हिट है, आपने गलत कर दिया। जो चीज राइट थी, टाइप 1 एरर ही क्या था, राइट थी, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो फॉल्स हिट है। यहाँ पे कोई चीज रॉन्ग थी, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी गलती हो गई, आपसे मिस हो गया, है ना। टाइप 1 एरर में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता चलती है, यहाँ पे आपको पावर ऑफ टेस्ट पता चलती है। टाइप 1 एरर को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, और टाइप 2 एरर को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है ना। अब आते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन सिंपली मीन्स अ ब्लूप्रिंट। आप कच्चा चिट्ठा बनाते हो, आप क्या बनाते हो, कच्चा चिट्ठा बनाते हो। आप क्या बनाते हो, कच्चा चिट्ठा बनाते हो, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो कि कैसे आप रिसर्च करने वाले हो। जैसे आप जब किसी सपोज ट्रिप पे जाते हो, तो आप एक कच्चा चिट्ठा बनाते हो, एक आइटिनरी बनाते हो ना, कैसे होगा, क्या होगा, किधर जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, सब कुछ आप एक आइटिनरी बना लेते हो। वैसे ही जब आप रिसर्च करने जाते हो, तो रिसर्च के लिए भी आपको क्या बनाना पड़ता है, कच्चा चिट्ठा बनाना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, एक फ्रेमवर्क में रह के एक तरीके से आप रिसर्च करते हो, ठीक है। अब रिसर्च डिजाइन में क्या क्या आता है, आप सैंपल डिजाइन देखोगे, आप देखोगे कौन सा मेथड सिलेक्ट करूं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से करूं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को यूज करूं सैंपल सिलेक्ट करने के लिए। फिर आप ऑब्जर्वेशनल डिजाइन देखोगे, फिर आप स्टैटिस्टिकल डिजाइन देखोगे, जिसमें आप चेक करोगे कौन सी टेस्ट को अप्लाई करना है। फिर ऑपरेशनल डिजाइन देखोगे कि कैसे पूरी रिसर्च को कैरी आउट करना है ना।
ये होते हैं रिसर्च डिजाइन के कुछ इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलता नहीं। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया कहाँ पे, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना। पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म का डिस्टिंग्विश जो आया था उसमें ये सारी पॉइंट्स थी, है ना, सब पॉइंट्स वही है, देखो डिडक्टिव ये वो सब वही है ना, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिटेटिव है, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्वालिटेटिव है, वही है ना। तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है अभी अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म में, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फिर भी अगर आपको इसको फिर से समझना है तो यहाँ तो पीछे जाइए वीडियो में, यहाँ तो आप क्या करिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ये पर्टिकुलर लेक्चर देख लीजिएगा, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा, वहां पे भी मैंने फिर से समझाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगेन वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, 4 टाइप की मेजरमेंट स्केल है, इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है, मैचअप में आता है मोस्टली, चारों पूछ लेता है आपसे मैचअप्स के फॉर्म में, ठीक है। 4 टाइप की स्केल होती है, सबसे पहली होती है नॉमिनल, सेकेंड होती है ऑर्डिनल, थर्ड होती है इंटरवल, चौथी होती है रेशियो। इसको आप याद रखोगे नॉयर से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब ये क्या रहती है इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली इस चार्ट से समझाती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये चार्ट पूरी समरी है, क्रक्स है ना, शॉर्ट में यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ठीक है क्या कैसा था। डिटेल में जाना है तो लेक्चर है रिसर्च एप्टीट्यूड में, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहला सबसे जो लोएस्ट लेवल ऑफ स्केल होता है वो होता है नॉमिनल स्केल, जहाँ पे आप सिर्फ नंबर दे देते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आप सब स्कूल में आए, ठीक है, आप सबको मैंने क्या कर दिया, स्कूल में रोल नंबर दे दिए, यानी मैंने आपको नॉमिनल स्केल में कैटेगराइज कर दिया, आपको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया, आपको रोल नंबर्स के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फिर सेकेंड लेवल ऑफ स्केल होता है ऑर्डिनल स्केल, जहाँ पे आप नंबरिंग तो करते हो प्लस ऑर्डर में लेके आते हो। अब आपको मैंने फर्स्ट लेवल पे क्या कर दिया, तो नंबर दे दिए थे, अब मैंने क्या कर दिया, आपको रैंक के हिसाब से डिवाइड कर दिया। सेकेंड लेवल पे आप में से कौन फर्स्ट रैंक आता है, कौन सेकेंड रैंक आता है, कोई थर्ड कोई फोर्थ, उस हिसाब से मैंने आपको ऑर्डर में लेके आया, तो वो हो गया आपका ऑर्डिनल स्केल। फिर थर्ड लेवल ऑफ स्केल आता है इंटरवल स्केल, जिसमें पहले तो आप नेम दोगे, फिर ऑर्डर में लेके आओगे, फिर प्रोपोर्शनेट इंटरवल फाइंड आउट करोगे, यानी यहाँ पे आप गैप फाइंड आउट करोगे। थर्ड लेवल पे आते हैं, ठीक है, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में कितना गैप था, सेकंड और थर्ड में कितना गैप था, थर्ड और फोर्थ में कितना गैप था, ऐसे। एंड फोर्थ एंड लास्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होता है हमारा रेशियो स्केल। सबसे लोएस्ट कौन सा था, सबसे लोएस्ट था हमारा नॉमिनल, सबसे हाईएस्ट है हमारा रेशियो। रेशियो में क्या होता है, चारों आ जाएंगे, नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल प्लस इंटरवल प्लस यहाँ पे कोई चीज जीरो भी हो सकती है, जैसे मैं बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये थोड़ी है वहां पे टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या है, टेम्परेचर 0 में प्रेजेंट है ना, यहाँ 0 साइज ड्रेस ऑफ अ बेबी, है ना, तो वो होता है आपका रेशियो, ठीक है। रेशियो स्केल में चारों फीचर्स आ जाते हैं, नॉमिनल के भी, ऑर्डिनल के भी, इंटरवल के भी और रेशियो, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है नॉमिनल, जिसमें आप सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो, फिर क्या आता है ऑर्डिनल, जिसमें आप कैटेगरी के बाद उनको एक रैंक में लेके आ जाते हो, फिर आता है इंटरवल, जिसमें आप कैटेगरी करने के बाद, रैंक देने के बाद आप उनकी गैप फाइंड आउट करते हो कि रैंक्स में कितना डिफरेंस है, लास्ट में आ जाता है रेशियो, जहाँ पे आप 0 वैल्यू को भी ला सकते हो, कोई चीज एब्सोल्यूट 0 भी हो सकती है, ठीक है। आई होप चारों लेवल्स क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस इसी को मैचअप में पूछ लेता है आपसे। यहाँ पे क्या था, नेम या तो कैटेगरी, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे गैप, यहाँ पे कैन अक्यूमुलेट 0, बस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है वैलिडिटी। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, बट पूछा गया है कभी कभार। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी, है ना, वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी, कोई चीज कितनी एक्यूरेट है वो अगर हमें पता चल जाए तो उसे हम कहते हैं वैलिडिटी, है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल कोविड की वैक्सीन कितनी परसेंटेज एक्यूरेट है, कितनी परसेंटेज सही है हमारे लिए, तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ ये वैक्सीन देना वैलिड है भी कि नहीं, ठीक है। इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, जो चीज आप मेजर करना चाहते हो, जैसे मैं मेजर करना चाहती हूँ कि कोविड की वैक्सीन सही है भी कि नहीं देने की, तो वो ही मेजर करने को हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी, ठीक है।
अब इसमें दो टाइप की वैलिडिटी आती है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल मैं फिलहाल स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो आप लेक्चर में से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है या बाकी सब टाइप की वैलिडिटी क्या है, तो वो सब मैं आपको समझा देती हूँ, बट इसका डिटेल अगेन आप लेक्चर में से देखना चाहो तो देख सकते हो। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो वैलिडिटी होता है जहाँ पे आप जिन चीजों को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उनको जिन चीजों को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उनको कैसे ऑब्जर्व करते हो? आप उनको उनके एसोसिएटेड फैक्टर्स के बेस पे ऑब्जर्व करते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर ऑब्जर्व करना हो, मेरे को अगर चेक करना हो कि आप एज ए स्टूडेंट कैसे हो, तो उसको मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकती। मैं उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि आप पंचुअल हो कि नहीं, आप डिसिप्लिन में हो कि नहीं, आप क्लास में ध्यान देते हो कि नहीं, आप अपना होमवर्क करते हो कि नहीं, आप पढ़ाई खुद से करते हो कि नहीं, आप लॉयल हो कि नहीं, ईमानदार हो कि नहीं अपने पढ़ाई की तरफ। तो दैट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी जिन चीजों को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उनको आप इनडायरेक्टली उन्हीं चीजों से रिलेटेड बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको जब आप स्टडी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि ये वैलिड है भी कि नहीं। वो जिस चीज को आप स्टडी नहीं कर पा रहे थे उसको आप नंबर ऑफ फैक्टर्स से स्टडी कर लेते, ठीक है। तो दैट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है? कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब यहाँ पे एक टेस्ट सच में वो रिप्रेजेंट कर रही है क्या? जिस चीज को आप टेस्ट करना चाहते हो एक्चुअल में वही चीज टेस्ट हो रही है क्या? जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है और मैं आपसे टेस्ट ले रही हूँ, सपोज कोई मेमोरी टेस्ट ले रही, तो सीधी बात है ना, राइट होगा, कंटेंट वैलिडिटी होगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट ये बताएगी कि हाँ ठीक है मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फेस वैलिडिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब ऊपर से देखने पे क्या वो चीज सही भी है कि नहीं, है ना। यानी ऊपर कंटेंट में ही, देखने में ही, सरफेस में वो चीज सही भी लग रही है कि नहीं, उसी को हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, ठीक है। और ये सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऊपर से देख रहे हो ना, कोई चीज को ऊपर से देख रहे हो कि हाँ ठीक है ये सही है भी कि नहीं, तो ये तो बात गलत है ना, है ना। इसके लिए हम बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। ऊपर से देख के आप जज मत किया करो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी यानी यहाँ पे आप पहले से ही कुछ क्राइटेरिया सेट करके बैठे कि सपोज आप चेक करोगे डिसिप्लिन, आप चेक करोगे लॉयल्टी, आप चेक करोगे सपोज कमिटमेंट, आप चेक करोगे डेडिकेशन, यानी यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स्ड है। अब इन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आप चेक करोगे कि वो सारे लोग जो क्या करने आए हैं, जिनको आपको अप्रेजल देना है सपोज आपकी कंपनी में, उनमें से किनको कितना अप्रेजल मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप इन क्राइटेरिया के बेस पे ही डिसाइड करोगे, राइट। तो दैट इज योर क्राइटेरिया वैलिडिटी। आई होप चारों टाइप की वैलिडिटी क्लियर है, कंटेंट, क्राइटेरिया, फेस, ये सब क्लियर है ना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है स्केलिंग टेक्निक्स, ठीक है। स्केलिंग टेक्निक्स दो टाइप की होती है, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसके टाइप्स पे आ जाती हूँ, कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव के टाइप्स पे आ जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहली स्केलिंग टेक्निक कौन सी होती है? पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन यानी यहाँ पे आप दो चीजों को, दो वेरिएबल्स को पेयर करके करते, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो? दो चीजों को बेसिकली कंपेयर करते हो। जैसे मैं बोलूँ प्राइवेट बैंक वर्सेस पब्लिक बैंक, तो ये क्या हुआ? पेयर्ड कंपैरिजन, है ना। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है आपका रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर यानी यहाँ पे सपोज मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, पतंजलि, है ना, लॉरियल, पॉन्ड्स, मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया तीन, अब आप इनको रैंक दे दो। सपोज आपने बोला सबसे बेस्ट तो भाई पतंजलि का होता है, फिर पॉन्ड्स का होता है, लास्ट में लॉरियल का। तो आपने क्या किया? अलग अलग चीजों को रैंक दे दिया, ठीक है। ये हर एक स्केलिंग टेक्निक हो ना, आप एग्जाम्पल से याद रखना, बस काम हो जाएगा। फिर आता है आपका कांस्टेंट सम। कांस्टेंट सम यानी क्या होता है? यहाँ पे आप सम दे देते हो 100, ये कांस्टेंट है। अब बाकी आप चीजों को मेजर करते रहते हो। जैसे कि मैंने बोल दिया टोटल तो 100 होना चाहिए। फिर आप देखते हो कि भाई किस प्रोडक्ट का कलर अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वांटिटी अच्छी है, इन सारी चीजों का टोटल क्या होना चाहिए? टोटल 100 ही होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जा सकता,
दैट इज योर कांस्टेंट सम। हो सकता है आप में से कोई कलर को 10 दे, कोई पर्सन कलर को 15 दे, है ना। किसी पर्सन के लिए कलर बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है प्रोडक्ट का, किसी पर्सन के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है ना। तो जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो 10 भी दे देगा, जिसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो 15 देगा कलर को, है ना। इन ओवरऑल आपका टोटल क्या आना चाहिए, इन चारों पैरामीटर्स का मिला के टोटल 100 ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट सम। और ये तीनों कौन से थे, ये तीनों थे आपके पेयर्ड, कौन से थे आपके कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के 3 टाइप्स, पेयर्ड, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं नॉन कंपैरेटिव में। नॉन कंपैरेटिव तो कौन कौन से हैं, ये रहे नॉन कंपैरेटिव के 6 अलग अलग। इन 6 के 6 को देखते हैं, ये 6 के 6 नॉन कंपैरेटिव है। आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता है कौन सा कंपैरेटिव है कौन सा नॉन कंपैरेटिव है, आपसे डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला है कंटिन्यूअस रेटिंग या तो ग्राफिक रेटिंग स्कीम। यहाँ पे आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली रेट करने के लिए बोलते हो, जैसे 1 to 10 पे आप रेट करो, या ऐसे रेट करो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया, हाउ डू यू लाइक द प्रोडक्ट, वेरी मच, समवॉट, न्यूट्रल, डिसलाइक, वेरी मच डिसलाइक, ऐसे करो, तो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्या है, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में अगेन 3 टाइप्स है, तीनों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती है लिकर्ट स्केल, ये सबसे पॉपुलर है और सबसे वाइडली यूज्ड स्केल है। कैसे, यहाँ पे आप स्ट्रांगली अग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आप 5 तरीके से करते हो। जैसे मैंने पूछा, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर अग्री नॉर डिसएग्री, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, यानी 5 पॉइंट पे 5 पॉइंट स्केल है ये लिकर्ट स्केल, जिसमें आप स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री पे जाते, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, आपके लिए काम हो जाएगा, यही इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है, जहाँ पे आप ऐसे 7 पॉइंट स्केल होता है ये कैसा स्केल होता है, सिमेंटिक डिफरेंशियल आपका 7 पॉइंट स्केल होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, 2 एक्सट्रीम्स पकड़ लेते हो, रूड, कर्टियस। रूड मतलब एकदम ही खड़ूस, कर्टियस मतलब एकदम ही काइंड। अब आपने 1 to 7 दे दिया, अब आप में से कोई भी कुछ भी टिक करो, है ना, केयरिंग, अनकेयरिंग, ऐसे कुछ। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पकड़ लेते हो और उसको 7 अलग अलग पॉइंट्स में कैटेगराइज करते हो, तो उसे हम कहते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। फिर आता है आपका स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल 10 पॉइंट स्केल है। स्टेपल स्केल कैसा है, 10 पॉइंट स्केल है, जहाँ पे आप -5 to +5 की रेंज में बताते हो चीजों। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं फूड क्वालिटी, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में। अब आप में से किसी ने सपोज +4 सिलेक्ट किया, आपको फूड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, है ना, ऐसे, तो इसे हम कहते हैं स्टेपल स्केल। तीनों में फर्क क्या था, सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, लिकर्ट। लिकर्ट कैसी थी, 5 पॉइंट स्केल थी, स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे 5 पॉइंट्स में आप कर रहे हैं। फिर थी सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल कैसे थी, 7 पॉइंट स्केल थी, गुड टू पुअर के बीच में आप 7 पॉइंट्स में आप उसको डिनोट करते हैं, है ना। फिर लास्ट में हमने अभी पढ़ी, ये जो आपके सामने है स्टेपल स्केल, ये कैसी है, 10 पॉइंट स्केल है, जहाँ पे हम -5 to +5 के बीच में चीजों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केल है सिंगल या मल्टीपल कैटेगरी स्केल। जैसे मैंने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, तो आंसर क्या आएगा, यस और नो। यहाँ आपसे मैं पूछूं आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, डाइवोर्स हो, विडो हो, क्या हो, ना। तो या तो सिंगल कैटेगरी होगी या तो मल्टीपल कैटेगरी होगी। फिर आता है आपका वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल। वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल यानी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछते हो, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ टाइम्स पूछते हो, कोई चीज कितनी बार हुई। जैसे मैं पूछूं आप बात कब खाने जाते हो, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, रेयरली की नेवर, है ना। आई होप सारी स्केल्स क्लियर है आपको, सारी की सारी जो मैंने समझाई, कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव, है ना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभार कि लास्ट टॉपिक है हमारा, एंड फाइनली आपकी मैराथन जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो यहाँ पे एंड होती है इस टॉपिक के बाद। तो क्या है आपकी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, इक्का दुक्का किसी शिफ्ट में
क्वेश्चन आता है, सो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यू नेवर नो किसकी शिफ्ट में आ जाए, आपकी शिफ्ट में हो या किसी और की शिफ्ट का, वो तो मैं नहीं बोल सकती, तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। बाकी आपकी किस्मत है इस टॉपिक के लिए, तो ठीक है, बट यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 100 में से 5% शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होती है जहाँ पे आप अजम्पशंस लेके चलते हो अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, जो भी आपका पॉपुलेशन पैरामीटर उसके बारे में आप पहले से ही अज्यूम कर चुके हो कुछ चीजें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, आप सब चीजों को डिवाइड करते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होती है? यहाँ पे आपके क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं और आप उनको नॉन पैरामीट्रिक यानी आप उनको डिवाइड ही नहीं करते, यानी आप उनको कैटेगराइज ही नहीं करते, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है? इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को फॉलो किया जाता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आप क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड ही नहीं कर रहे हो वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे नॉमिनल या तो ऑर्डिनल स्केल को फॉलो किया जाता है। नॉमिनल क्या है, इंटरवल क्या है, रेशियो क्या है, ये मैं अभी समझा के आई हूँ, है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या यूज होता है? मीन यूज होता है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट में आप क्या यूज करते हो? मीन यूज करते हो। आप क्या यूज करते हो? मीन यूज करते हो, यानी एवरेज को यूज करते हो। आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आप मीडियन को यूज करते हो। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ पता होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है। पैरामीट्रिक टेस्ट में आप पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट लगा सकते हो, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आप स्पीयरमैन का कोरिलेशन टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो थैंक यू। फाइनली हमारी रिसर्च एक्टिविटी फाइनली इस पूरे एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो रही है। ट्रस्ट मी, एक लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरा रिसर्च यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 90 to 95% मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो थैंक यू पेशेंटली इतने लंबे लेक्चर को सुनने के लिए, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।